चलिए तो बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर में जो हमारा सवाल जवाब का सिलसिला होता है, दरअसल वो सबसे ज़्यादा हिट होता है। और ऐसे में आज भी हमने हफ्ते की शुरुआत और हफ्ते के पहले दिन हमारी शो की शुरुआत हमने सवाल जवाब के सिलसिले से ही करनी है। और आपको आपके लिए फाइनेंशियल पोर्टफोलियो बनाने की जो सलाह है हमें दे रहे हैं आज हेमंत उस्तिगी, CEO वाइज इन्वेस्ट, गौतम कालिया, शेर खान भाई PNB पारिबा से। आप दोनों का स्वागत है हमारी इस बेहद खास पेशकश में। और देखिए, सवाल जवाब का एक का जो ट्रेंड जो हम देखते आए हैं उससे ये पता चलता है कि दर्शकों में फाइनेंशियल पोर्टफोलियो को लेकर बहुत बेहतरीन जागरूकता है और उसके लिए वो चुनते हैं हमारा ये प्लेटफॉर्म और आप जैसे एक्सपर्ट्स। बहुत बहुत धन्यवाद हमारा साथ देने के लिए। और हेमंत जी, इस कड़ी में सौरभ तोमर जो हमारे पहले दर्शक हैं वो भी हमारे साथ जो है वो फ़ोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सौरभ नमस्कार, क्या हालचाल? नमस्कार मैडम, ठीक है जी। बताइए, कहाँ से बोल रहे हैं, क्या करते हैं, कहाँ कहाँ निवेश कर रहे हैं? मैडम मैं डिफेंस में हूँ और मैं जो है उत्तर प्रदेश डिस्ट्रिक्ट बागपत से बोल रहा हूँ। हाँ, ओके सर, हाँ बताइए मैडम, आपने मैंने कहाँ आपको कहाँ व्हाट्सएप निवेश में किया अपना हुआ एक है? पोर्टफोलियो भेजा हुआ है। मेरा जो हाँ है हाँ SBI मोल्ड के फंड में है हाँ और जी। एक्सीज ब्लू चिप फंड में है 2,000 पर मंथ। और ठीक है। ये क्वांट में है, एक ESS का है, एक स्मॉल कैप है, एक ICICI प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी फंड है। मेरे पास में ये फंड है। मेरा जो है टाइम हो रहा है 15 से 18 साल है और मैं जो है कॉर्पस थोड़ा जुड़ जाए तो ठीक रहेगा। क्या मेरा पोर्टफोलियो ठीक है। ठीक है? ये थोड़ा रिव्यू कर दीजिए मैडम। ठीक है, 3 करोड़ का आपका लक्ष्य है। मुझे बस एक चीज़ और जाननी है सौरभ आपसे, कितने साल से आपने इस पोर्टफोलियो में पैसे लगा रखे हैं? मेरे अभी इसमें 2 साल 3 महीने हो गए। पर दो मंथ साल मेरा तीन महीने लगभग हो रखे 11 हैं। साढ़े 11 हज़ार रुपये SIP हो रहा है अभी। ठीक है, स्टेप अप भी किए हैं आपने इन 2 सालों में, निवेश को बढ़ाया भी है कि इतने से शुरुआत की थी और इसको वैसा ही रखा है? हाँ मैं थोड़ा करता हूँ स्टेप अप टाइम के हिसाब से। जब जब आपसे मुमकिन हो पाता है आप तब तब अपने निवेश को बढ़ाते भी है, राशि बढ़ाते भी है। बेहतरीन, वेरी गुड सौरभ। अच्छा लगा कि डिटेल प्लानिंग आपने कर रखी है। और हेमंत जी, आपके पास है ये सवाल। एक्सिस का ब्लू चिप है, ICICI प्रू का टेक्नोलॉजी फंड है, SBI का स्मॉल कैप है, क्वांट का टैक्स सेवर है और क्वांट का ही स्मॉल कैप है। बताइए, अब ओवरऑल फंड्स अपने आप में देखा जाए तो अच्छे हैं, लेकिन थोड़ा सा एक मार्केट कैप की ओर ज़्यादा है, एक इनके पास सेक्टर स्पेसिफिक भी है। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन में आपका जो जोखिम है वो क्या बढ़ जाता है? और अगर इनका नज़रिया 20 साल का है तो इस तरह के कॉम्बिनेशन से जोखिम क्या लंबे समय में कम नहीं हो जाता? नहीं, कविता आपने बिल्कुल ठीक कहा। देखिए, इनके पास, इन्होंने कहा कि 2 साल से वो अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और करीब 20 साल का इनके पास समय और है। काफ़ी लंबा समय है और ज़ाहिर-सी बात है कि जब आप एक सिस्टमैटिकली इन्वेस्ट करते हो तो आपको पावर ऑफ कंपाउंडिंग का फ़ायदा होता है। डिफरेंट मार्केट सेगमेंट जो है, उनका जो पूरा पोटेंशियल मिलता है और ऐसे में डेफिनिटली जो स्मॉल कैप फंड्स होते हैं, उनकी जगह आपके पोर्टफोलियो में होती है। लेकिन हम ये ना भूलें कि हालाँकि इनमें पोटेंशियल शायद तीनों सेगमेंट में सबसे ज़्यादा होगा, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि इसमें सबसे ज़्यादा वॉलेटिलिटी भी होती है। तो हर चीज़ का एक प्रोपोर्शन होता है। जगह हर सेगमेंट की होगी, लेकिन बहुत ज़्यादा एक्सपोज़र करना कहीं न कहीं वो आपके लिए, पोर्टफोलियो के लिए थोड़ा रिस्की होता है, तो उसको थोड़ा ठीक करना है। तो उसपे हम आए उससे पहले अगर हम देखें, इन्होंने कहा कि इनका जो टारगेट है, वो किस तरीके से अचीव होगा। तो अभी जो इनकी इन्वेस्टमेंट है वो करीब 11,500 की है। अगर ये उसको कंटिन्यू करते हैं, तो वहाँ पे शॉर्टफॉल रहेगा करीब-करीब, मुझे लगता है 1.5 करोड़ का कॉर्पस बन पाएगा वहाँ पे। इनको बाकी जो पूरा करने के लिए करीब 14,000 की एसआईपी करनी होगी। अच्छी बात ये है, जैसे मैंने पहले भी कहा कि इनके पास समय है, 2 तरीके हैं। या तो आप इतनी एसआईपी बढ़ाइए जब भी हो सके, क्योंकि बहुत ज़्यादा देर करेंगे तो फिर उतना समय नहीं मिलेगा आपको अपने पैसे बढ़ाने के लिए। या फिर आप एक डिसिप्लिन तरीके से हर साल अगर 10% बढ़ा दें, तो भी मुझे लगता है अपने कॉर्पस के नज़दीक तक पहुँच पाएँगे। तो ये तो हो गया किस तरीके से अपने टारगेट को पूरा करेंगे। अब अगर हम इनके पोर्टफोलियो की बात करें, इनके पास एक ईएलएसएस फंड है। बहुत ही अच्छा फंड है, अच्छा ऑप्शन है एटीसी के अंदर, क्योंकि यहाँ पे रिटर्न का पोटेंशियल अच्छा है, लॉक इन पीरियड कम है, तो वो उसमें बने रहे। अब इनके पास क्या है कि एक फोकस फंड है, एक्सिस फोकस, जिसकी परफॉर्मेंस का इश्यू है। काफी समय से वो परफॉर्म नहीं कर रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो मोमेंटम निकला है, जो फिलोसफी में चेंज, वो कहीं काम नहीं किया। तो मुझे लगता है उसको थोड़ा सा चेंज करने की जरूरत है। उसके अलावा 2 स्मॉल कैप फंड है इनके पास, और एक जो है वो टेक फंड है। मुझे लगता है कि एक स्मॉल कैप की जगह डेफिनेटली है तो क्वांट का जो स्मॉल कैप है वो रखिए। बाकी जो 2 फंड्स हैं, एक टेक्नोलॉजी फंड और एक स्मॉल कैप, उसकी जगह में थोड़ा सा ब्रॉड बेस्ड अगर आप फंड लेंगे, जैसे मुझे लगता है मल्टी कैप फंड जो है बहुत ही अच्छा रहेगा आपके लिए।
क्योंकि इसमें तीनों सेगमेंट मिलेंगे। तो ऐसा नहीं कि आप पूरा स्मॉल कैप से निकल रहे हैं, 25% पैसा आपका स्मॉल कैप में रहेगा, लेकिन साथ ही दूसरे जो सेगमेंट भी आएंगे। और सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि जो फंड मैनेजर है वो अपने हिसाब से उसके अंदर रीबैलेंसिंग करते हैं, बट ऑफ कोर्स मिनिमम एक्सपोजर 25% वो तीनों सेगमेंट में रखते हैं। तो वहां पे आप इन दोनों फंड की जगह कोटक मल्टी कैप रख सकते हैं, और एक्सिस फोकस की जगह पे अगर आप एक लार्ज एंड मिड कैप फंड रखें तो मुझे लगता है वो बेहतर रहेगा, जैसे मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड। तो कुछ बदलाव और इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने की जरूरत है, बट अच्छी बात यह है कि आपके पास समय है, और आपकी बातों से लग रहा है कि आप जागरूक इन्वेस्टर हैं, आप कमिटेड इन्वेस्टर हैं। तो मुझे लगता नहीं आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आएगी अपने लक्ष्य को पूरा करने की। चलिए, तो सौरभ, कुछ बदलाव आपको हेमंत जी ने यहाँ पे रेकमेंड किए गए हैं, और अच्छी बात देखिए, सबसे बड़ी बात आपके मंशा की है कि आपने 20 साल का समय चुना है। ये एक बहुत बड़ा प्लस है। इसको लेके थोड़ा सा आपने एग्रेसिव अपना पोर्टफोलियो बनाया था, उसको थोड़ा सा सही तरह से अलाइन किया गया है हेमंत जी की तरफ से, और आपको कुछ नए फंड भी सुझाए गए हैं जिनमें आपको निवेश करना है। अच्छा हेमंत सर, जिन फंड्स में आपने निकलने की सलाह दी है उनमें अभी केवल SIP रोक दें और हर SIP को 1 साल पूरा होने दें, निकलने की रणनीति क्या होती है किसी फंड में से? हाँ, आई थिंक ये एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट रहता है। मेरा ये मानना है कि जब आप पोर्टफोलियो को रीअलाइन करते हो तो सिर्फ आप फ्यूचर इन्वेस्टमेंट नहीं करते, आप एग्जिस्टिंग भी करते हो, क्योंकि जो 2-2.5 साल में आपने जो कॉर्पस बनाया उसको भी कहीं ना कहीं आपको ठीक करने की जरूरत है। कभी कभी होता क्या है कि हम देखते हैं कि थोड़ा एग्जिट लोड होता है, बट अगर उसको वेट करने लगे आप 3-4-5 महीना, तो फिर कहीं ना कहीं एक अपॉर्चुनिटी लॉस भी होता है। तो आई थिंक ये इंपॉर्टेंट देखना कि क्वांटम कितना है उसका और कितना पैसा आपको देना पड़ रहा है, क्योंकि सिर्फ आप अगर यही देखते रहेंगे कि एग्जिट लोड तक निकले तो फिर हो सकता है लंबा समय लगे आपको। मुझे लगता है कि अगर आपने मन बनाया और उसका कारण सही है, आप किसी बिना कारण के आप पोर्टफोलियो बदलाव नहीं कर रहे हैं, आप सोच समझ के बदलाव कर रहे हैं, आपको लगता है पोर्टफोलियो में बैलेंस करने की जरूरत है, तो फिर डेफिनेटली मुझे लगता नहीं कि आपको उसमें एग्जिस्टिंग फंड में बने रहना चाहिए। वहां से निकल के आप पूरे पोर्टफोलियो को थोड़ा रीबैलेंसिंग करें, क्योंकि अभी जो कॉर्पस बना है उसको भी रीबैलेंस करना जरूरी है। ऑलराइट, चलिए बढ़िया है। मैं अगले सवाल की ओर बढ़ूंगी। गौतम, आपके लिए हमारे दर्शक अनंता का सवाल मैं लेना चाहती हूँ, और 20 साल तक का इनको निवेश करना है। रिटायरमेंट का जो एक कॉर्पस है वो इनको इकट्ठा करना है। SBI का फोकस्ड फंड है, SBI का टेक्नोलॉजी है, टाटा का स्मॉल कैप है, क्वांट का स्मॉल कैप है, पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप है, कैनरा बैंक का ब्लू चिप है। तो ये भी थोड़े से ज़्यादा अग्रेसिव हैं इन टर्म्स ऑफ सिलेक्शंस अगर हम देखें पोर्टफोलियो के लिहाज से। बताइए, यहाँ पर एज अ थीम मेरे ख्याल से लगातार दूसरा कॉलर जिसको टेक्नोलॉजी की थीम बड़ी पसंद आ रही है, सेक्टर बड़ा पसंद आ रहा है, क्योंकि ये एक डार्क हॉर्स की तरह सेक्टर निकला, हमने देखा 2023 में। क्या ये एक बहुत बड़ी वजह है? का भी ब्लू चिप है, इनमें भी तो IT सेक्टर से जुड़े फंड्स होते ही हैं। उसके बाद आपने अलग से अपने लिए एक IT सेक्टर का फंड भी जोड़ रखा है। क्या फ़र्क होता है, और क्या ऐसे तरह की मार्केट मूवमेंट में स्पेसिफिक सेक्टर का अगर कोई जोश दिखाई दे रहा है तो आपको शामिल कर लेना चाहिए उस सेक्टर को अपने पोर्टफोलियो में? ऐसी रणनीति भी चलती है क्या? बहुत सवाल मैंने पूछ लिया, आप एक एक करके जवाब दे सकते हैं गौतम। तो आपने एकदम सही पहचाना कविता जी। क्या होता है कि पिछले 1 साल का रिटर्न देखते हैं काफी लोग निवेश करने से पहले। तो अगर आप देखें पिछले 3-4 महीने से ये शो पे काफी लगातार हम पोर्टफोलियोज ये देख रहे हैं जहाँ पे स्मॉल कैप मिड कैप में एक्सपोजर ज्यादा है लोगों का, और तब से हम वही सलाह दे रहे हैं उनको कि थोड़ा सा लार्ज कैप में एक्सपोजर बढ़ा दे, स्मॉल और मिड कैप में कम कर दे। और वही बात आप देख सकते हैं टेक्नोलॉजी फंड में, क्योंकि टेक्नोलॉजी में उतार चढ़ाव रहा है। तो अगर आप वो 1 साल का रिटर्न देखें तो 1 साल के रिटर्न देख के प्रभावित हो सकते हैं, और उसके वो इंफॉर्मेशन से आप निवेश कर रहे हैं। तो वो चीज जो है, पास्ट परफॉर्मेंस इज नॉट एन इंडिकेटर ऑफ फ्यूचर रिटर्न्स, ये चीज आपको ध्यान में रखनी चाहिए और हमेशा एसेट एलोकेशन बनाए रखना चाहिए। तो मेरे हिसाब से ज्यादातर लोग जो निवेश कर रहे हैं वो ये 1 साल या 3 साल का परफॉर्मेंस देख के उससे प्रभावित होकर निवेश कर रहे हैं। अब आई बात की सेक्टर फंड्स और थीमेटिक फंड्स में निवेश करना चाहिए कि नहीं। एकदम बिल्कुल करना चाहिए। अगर आप वो सेक्टर और वो थीम में भरोसा रखते हैं, आपका व्यू है क्लियरली, आपको पता है कि ये वैल्यूएशन अभी कमजोर है और वो बाउंस बैक करेगा, फिर चल रहा है लार्ज कैप में, वो मैं सजेस्ट करूंगा कि ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप में स्विच कर दें। टाटा स्मॉल कैप, क्वांट स्मॉल कैप, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप को जारी रखिए।
SBI फोकस को भी जारी रखिए। SBI टेक्नोलॉजी फंड जो मैं बोलूंगा, अगर आपको आपका व्यू है और आपको रखना है पैसा तो आधा रखिए, 1000 जो आप डाल रहे हैं उसका 500 रखिए और 500 और लार्ज कैप में डाल दीजिए, क्योंकि लार्ज कैप अभी रिलेटिवली अंडर वैल्यूड है मिड और स्मॉल कैप के कंपैरिजन में, तो वहां पे अपना मूल्य बढ़ाना चाहिए आपको। चलिए, मेरे ख्याल से काफ़ी डिटेल से आपने तो मेरे तमाम सवालों के जवाब भी दे दिए हैं और अनंता उम्मीद करते हैं कि आप भी जवाब नोट डाउन करके जो बदलाव आपको बताए गए हैं उन पर अमल करें। हेमंत सर, आपके लिए भोपाल से राजेश वर्मा का सवाल है और इन्होंने अपने पोर्टफोलियो में देखिए 10 फंड जो हैं वो शामिल किए हुए हैं। फंड्स के नाम मैं नहीं लूँगी। फ़ोन लाइन पर हैं राजेश मेरे साथ। राजेश नमस्कार। नमस्कार सर, 10 फंड आपने हैंडल किए, अपने पोर्टफोलियो में रख लिए हैं। आप खुद हैंडल करते हैं पोर्टफोलियो को? जी मैडम। आप खुद ट्रैक करते हैं सर? हाँ जी। अच्छा, आप टीवी की आवाज़ अपनी बंद कर देंगे और मुझसे फ़ोन पर बात करेंगे? हाँ हाँ जी। ठीक है। तो अच्छा, ये जो आपने फंड इकट्ठा किए हैं, आप इनमें लमसम निवेश कर रहे हैं ना कि ये कब से करके बैठे हैं आप? लमसम निवेश किया हुआ मैंने। अच्छा, कब कब किया है सर? ये मेरे को 4 महीने हुए मैडम। 4 महीनों में आपने इतना निवेश कर दिया। सर, 10 फंड क्यों आपने पोर्टफोलियो में डाले हैं वैसे? मुश्किल नहीं होता ट्रैक करना? नहीं, तय करना मुश्किल तो नहीं होता, और मैं करना चाहता हूँ। मुझे थोड़ा सा 5 लाख और मुझे बताए। हाँ, नहीं, और निवेश करने की रणनीति तो बता देंगे, लेकिन और फंड ऐड करें ना करें, मेरे ख्याल से इस पर क्वेश्चन मार्क है। मेरे को तो लगता है कम करने की ज़रूरत है, क्योंकि क्या आपको ऐसे लगता है कि ज़्यादा फंड हो तो ज़्यादा मुनाफा हो? जी हाँ मैडम। हाँ, मेरे ख्याल से इसी एक सोच के शिकार आप जैसे बहुत सारे हमारे निवेशक और दर्शक भी हैं। तो हेमंत सर, पहले तो इसी का जवाब दे दिया जाए। कह रहे हैं 10 फंड हैं पोर्टफोलियो में, 4 महीने पहले ही लमसम निवेश किया है, 5 लाख रुपए और डालने हैं और 10 के से ज़्यादा और फंड इनको चाहिए पोर्टफोलियो में हैं। और ऐसा भी लगता है कि ज़्यादा फंड मतलब ज़्यादा कमाई। अब बताएंगे कैसे हो पाएगा, मुमकिन या नहीं हो पाएगा? ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है कविता। 2-3 चीजें यहाँ टच करना चाहूंगा। एक तो इन्होंने कहा कि शायद कुछ महीने पहले ही इन्होंने इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया है। तो मेरी सलाह हमेशा ये रहेगी कि जब आप निवेश करते हैं और अगर आपको लगता है कि आपको थोड़ी सलाह की जरूरत है, थोड़ी गाइडेंस की जरूरत है, तो इन्वेस्ट करने से पहले कीजिए। बाद में करना मतलब फिर आपको पूरे चेंजेस करने की जरूरत है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिए, इन्वेस्ट करने से पहले ही लीजिए। दूसरी बात, जैसा इन्होंने कहा कि ये सोच है कि जितने ज्यादा फंड होंगे उतना ज्यादा फायदा होगा, वो बिल्कुल सही नहीं है। क्योंकि अगर आपने एक जैसे ही फंड, एक ही कैटेगरी के फंड रखे, तो ये सोचना कि पहली बात कि मुझे ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन मिलेगा, कभी कभी ये भी सोच होती है कि जितने फंड होंगे उतना डाइवर्सिफिकेशन होगा, उतना रिस्क भी कम होगा, रिटर्न भी ज्यादा होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर एक ही कैटेगरी, एक ही जैसे फंड होंगे, तो जब मार्केट ऊपर जा रहा है तो वो एक तरीके से बिहेव करेंगे, जब नीचे जा रहा है तब भी एक तरीके से ही बिहेव करेंगे। और ये कोई गारंटी नहीं है, ऐसा कभी नहीं होता है कि आपको पास एक ही कैटेगरी के बहुत सारे फंड हैं तो आपको ज्यादा फायदा होगा। मुझे लगता है ये मिथ है, ये भ्रम है। ऐसा सोचना बिल्कुल भी सही नहीं है। तो मैं चाहूंगा कि हर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर का बहुत बड़ा पोर्टफोलियो है नहीं, कुल मिला के 5 लाख की इन्वेस्टमेंट है, उसमें 10 फंड्स हैं, तो डेफिनेटली ये फंड्स को कम करने की जरूरत है। आईसीआईसीआई का ब्लू चिप फंड है, उसको आप रख सकते हैं। लार्ज एंड मिड में मुझे लगता है इससे बेहतर फंड्स है, जैसे HDFC लार्ज एंड मिड कैप या मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप, जो आपके पास 2 लार्ज एंड मिड कैप जैसे कैनरा इमर्जिंग इक्विटी है या फिर टाटा का जो लार्ज एंड मिड है, उससे बेटर फंड्स आपको अवेलेबल है। फंड्स को कम कीजिए, थोड़े बेहतर फंड 1-2 जगह जैसे मैंने आपको बताया, आप उसको कंसिडर कर सकते हैं। और ये सोचना बिल्कुल कि बहुत ज्यादा फंड होंगे, कहीं सेफ्टी होगी या रिटर्न ज्यादा होंगे, वो बिल्कुल भी सही नहीं है। इनफैक्ट आप सही कैटेगरी और सही फंड चुने, और जैसा मैंने कहा, क्योंकि म्यूचुअल फंड खुद से एक डाइवर्सिफाइड व्हीकल है, तो आपका डाइवर्सिफिकेशन लेवल कहीं ज्यादा अच्छा हो सकता है। ऑलराइट, राजेश वर्मा जी, काफ़ी विस्तार से आपको सलाह दी है और आपको फंड्स डेफिनेटली कम करने की ज़रूरत है। कुछ बदलाव सजेस्ट किए गए हों, वो भी आपको करने अपने पोर्टफोलियो में। ज़्यादा फंड्स का मतलब ये नहीं है कि आपका मुनाफा बढ़ेगा, आपको अपनी निवेश राशि को बढ़ाना होगा। और आपने कहा है कि आपको अतिरिक्त निवेश भी करना है, तो वो भी आप इन्हीं फंड्स में जो है अपने पैसे को बांट सकते हैं। कोई और सवाल पूछना है हेमंत जी को, क्योंकि मुझे अभी अगले मुद्दे की ओर बढ़ना है। राजेश जी। 10 फंड जो है इसमें से मुझे 5 रखना चाहिए क्या? पूछिए।
आपको और फंड्स 5 के फंड लिहाज कौन से से होंगे? क्या बदलाव करने चाहिए वो हेमंत जी ने दे दिए हैं। वो मेरे ख्याल से आप इस शो को देखिएगा यूट्यूब पर वापस जाकर, तो आपको एक बार फिर से सलाह समझ में आ जाएगी। हम हालांकि बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर में आगे बढ़ते वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर और आपके सवालों के जवाब हम दे रहे हैं। मेरे साथ हेमंत रुस्तगी, गौतम कालिया हमारे आज के फाइनेंशियल प्लानर्स बने हुए हैं और सिलसिले को आगे बढ़ाऊं। प्रसाद मिश्रा मेरे साथ फोन लाइन पर हैं, हेमंत जी से सवाल पूछेंगे अपना। मिश्रा साहब नमस्कार। जी सर नमस्कार। जी मैडम, कहाँ से बोल रहे हैं सर आप? मैं यहाँ दिल्ली एनसीआर में इंदिरापुरम से बोल रहा हूँ मैडम। अच्छा, आप रिटायर हो चुके हैं सर। बताइए आपने किस तरह से अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग की और अभी आपकी रिटायर्ड लाइफ आप कैसे बिता रहे हैं? कुछ प्रेरणा दीजिए बाकी लोगों को भी, दर्शकों। ठीक है, ओके। तो आप जो एसआईपी कर रहे हैं, आपने अमाउंट नहीं बताई है अपनी एसआईपीज़ की। आपने फंड्स के नाम तो मुझे दे दिए हैं, 5 साल से आप कर भी रहे हैं। इनमें कितना कितना पैसा आपने डाल रखा है हर महीना? हाँ जी मैडम, मैं 11,000 रुपये महीने का एसआईपी कर रहा हूँ, जिसमें 3,000 आदित्य बिरला सन लाइफ पीएसयू इक्विटी फंड में है और एसबीआई पीएसयू डायरेक्ट प्लान ग्रोथ है और एचडीएफसी डिफेंस में है, प्लस एचडीएफसी डायरेक्ट फंड है। सब में 3-3 हजार चारों में। सर आपका जो पोर्टफोलियो हमारे पास है जी, उसमें तो ग्रो का लार्ज कैप फंड है, एक्सिस का फोकस्ड इक्विटी है, आपके पास यूटीआई हाइब्रिड इक्विटी है, टाटा का इंडिया कंज्यूमर है, फ्रैंकलिन इंडिया स्मॉलर कंपनीज। ये अलग फंड्स है जो आपने दिए हैं हमें, और जो आप बोल रहे हैं वो अलग है। हाँ ये मैडम, जो वो हैं वो तो मैंने फिक्स काफी 4 साल पहले किया था। हाँ, उसी पर आपने उसमें सवाल कौन पूछा सा है ठीक सर। और है, हमारे हमें क्या करना चाहिए, हाँ, किसी में एग्जिट करने की जरूरत है। इसके अलावा 4 एसआईपी मैंने किया है। तो आपने जितनी जानकारी दी है ना सर, दरअसल हमने अपने एक्सपर्ट को भी उतनी जानकारी दी है। तो आप नया कुछ डाल देंगे तो वो जानकारी उनके पास होगी नहीं। तो आप मुझे बताइए कि ये जो आपने हमें पहले फंड्स दिए हैं, जिनमें आप 4 साल से एसआईपी कर रहे हैं, इनमें से आपको आपकी रिटायर जिंदगी के लिए क्या पैसे हर महीना चाहिए क्या? उसी की आप बता दीजिए। ठीक है, हाँ, मैं उसी पर ही आपको सलाह दूंगी, लेकिन इनमें से आपको पैसे जो भी 3 फंड जो है, जैसे उन्होंने कहा, एक हाइब्रिड फंड है इनके पास, ग्रो का लार्ज कैप फंड है, फ्रैंकलिन स्मॉलर कैप फंड है, कुछ सालों से इन्वेस्ट कर रहे हैं और 5 साल अगर उनके पास और है तो ये 3 फंड तो ठीक है। लेकिन यहाँ पे 2 थीमेटिक फंड हमको दिख रहे हैं। टाटा इंडिया कंज्यूमर फंड दिख रहा है हमको और डीएसपी नेचुरल रिसोर्सेज बन रहे हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि दोनों 3 में पोटेंशियल नहीं है जैसा, लेकिन मैंने पहले भी कहा था कि इनके जैसे निवेशक हैं, जो आम निवेशक हैं, जो एक कॉर्पस बनाना चाहते हैं ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, उनको इन फंड से दूर रहना चाहिए। और एक्सिस फोकस की मैंने पहले भी जैसे बात की थी, वो परफॉर्मेंस का थोड़ा इशू है। तो ये कुछ बदलाव मैं चाहूंगा, अगर ये चाहते हैं कि ये 6 फंड ही नंबर, मतलब 6 फंड उनके पोर्टफोलियो में बने रहे, तो 3 फंड तो मैंने जैसे कहा कि वो उसमें बने रह सकते हैं। और यहाँ पे डिफरेंट कैटेगरीज के फंड, एक जैसे मल्टी कैप में कोटक मल्टी कैप रख सकते हो। लार्ज एंड मिड में मैंने 2 फंड्स की बात की थी, उनमें से दोनों में से एचडीएफसी लार्ज एंड मिड या तो मोतीलाल ओसवाल, दोनों में से आप एक फंड रख सकते हो। और एक फ्लेक्सी कैप फंड अगर आपको रखना है तो निपॉन इंडिया फ्लेक्सी कैप होना चाहिए। तो ये जो थीमेटिक फंड है वो डेफिनेटली, और एक जो फंड जो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा ओवर ए लॉन्गर पीरियड, उसमें आप बदलाव कीजिए। इनफैक्ट इन्होंने जो अभी रिसेंटली जो कहा था, जो उन्होंने एसआईपी शुरू किए हैं, वहां पे अगर मेरी जो मैंने अगर ठीक से सुना, तो इन्होंने कहा कि आदित्य बिरला का पीएसयू इक्विटी फंड है और एचडीएफसी का डिफेंस फंड है। तो ये जो थीम्स जो है वो कहीं इनमें पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन वो पोर्टफोलियो को बहुत ज्यादा रिस्की बनाता है। और हमने पहले भी इसकी चर्चा की है कि वहां पे एंट्री और एग्जिट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप वो लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं, आप कुछ सालों की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो मॉनिटरिंग अलग चाहिए, उसके लिए जानकारी अलग चाहिए। तो मुझे लगता है एक आम निवेशक जो है इनसे दूर रहे। और मेरा हमेशा ये मानना है कि अगर किसी सेक्टर थीम में पोटेंशियल है, राइट, और जैसे हमने पहले आईटी की भी बात की, तो वो आपके डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में डेफिनेटली एक्सपोजर आपको मिलेगा। तो एक बार उस पर नजर मार लें, इससे पहले कि सीधे सीधे आप किसी थीमेटिक या सेक्टर फंड में घुसे। तो कुछ बदलाव डेफिनेटली करने की जरूरत है आपके पोर्टफोलियो में।
ऑलराइट, चलिए, तो ये बदलाव आपको कर लेने चाहिए, लेकिन जैसा आपने बताया कि आपके पास और भी फंड्स हैं, तो अगली बार सवाल भेजिएगा तो पूरे तरह के आप फंड्स भेजिएगा ताकि आपको सही और पूरी सलाह दी जाए। आगे बढ़ते हैं और अगली दर्शक मंजू रानी, और मेरे ख्याल से उनके पति हैं जो बात करना चाहते हैं। साहब नमस्कार, बताइए आपका नाम क्या है? नमस्ते मैम, जी, मैं मंजू रानी बोल रही हूँ मैम। मंजू रानी जी बोल रही हैं, बताइए मैम कैसी हैं आप? मैं अच्छी हूँ मैम। कहाँ से बोल रही हैं आप? मैम मैं जम्मू कश्मीर से बोल रही हूँ। अच्छा अच्छा, अब बताइए मैम, आपने जो फंड्स भेजे हैं, कब से आप इनमें इन्वेस्टमेंट कर रही हैं? ये 3 साल से मैम। 3 साल से कर रही हैं। क्या करती हैं मंजू जी आप, और आपने इन्वेस्टमेंट्स के बारे में कैसे सोचा? ये मैम मैं आपका प्रोग्राम देखती हूँ, इसी से कुछ पता चला, और मैं टीचर हूँ मैम। आप टीचर हैं? क्या पढ़ाती हैं मंजू जी, कहाँ पढ़ाती हैं? ये मैम आर्मी पब्लिक स्कूल में मैम। अच्छा अच्छा, और अपने पैसे बचाकर आप इन्वेस्टमेंट करती हैं? यस मैम। चलिए, आप जैसी महिलाओं का सवाल लेकर बाकी दर्शक जो हैं, महिला दर्शक खास तौर से, उन्हें बहुत प्रेरणा मिलती है मंजू जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने अपना सवाल हमें भेजा और हमें मौका दिया कि हम आपको सलाह दे सकें। जी मैम, मेरे पास 5 लाख रुपीज है, और मैं ये पूछना चाहती थी मैं इसमें कहाँ पे इन्वेस्ट करूँ अभी उसको, जो अच्छा रहेगा मेरे लिए। ठीक है मैम, बताते हैं आपको। और 5 लाख रुपए आपको कहाँ निवेश करने, उसके अलावा जो 6 फंड्स आपने पोर्टफोलियो में डाल रखे हैं उस पर भी मैं सलाह लेती हूँ। मंजू जी, बस एक चीज़ मुझे बताइए, 2 से 3 करोड़ 30 साल, तो एक फिगर बता दीजिए मुझे, 2 करोड़ या 3 करोड़, बिकॉज दोनों में 1 करोड़ का फ़र्क होता है, यानी आपका निवेश भी बढ़ेगा उस मुताबिक, है ना? 3 करोड़ मैम। 3 करोड़ ना, चलिए ठीक है। गौतम फाइनल है, 3 करोड़ 30 साल और 5 लाख रुपए निवेश करने हैं, और ये 6 फंड्स हैं इनके पोर्टफोलियो में। तो मंजू जी, आपका जो पोर्टफोलियो है काफ़ी अच्छा है, और 3 साल से आप कर रहे हैं। आप इसमें लगे रहिए। मैं थोड़े से फंड्स आपको अलग बता देता हूँ, थोड़े से बदलाव करने पड़ेंगे आपको, मगर 30 साल का समय बहुत लंबा समय है, तो उससे आपको कंपाउंडिंग का बहुत फायदा होगा। तो अगर आप यही 14,500 का मूल्य रखेंगे, निवेश करते रहेंगे आपका, तो आपका 12% के हिसाब से आपका 5 करोड़ का मूल्य बन सकता है 30 साल में। एक कंपाउंडिंग का फायदा है लंबे अरसे के लिए। तो आप यही जारी रखिए, बस ये सिप को रोकिए मत। कुछ भी हो जाए, आप जारी रखेंगे तो आपका टारगेट थोड़ा जल्दी ही हो जाएगा। अब मैं आपके स्कीम्स के बारे में बताता हूँ, और फिर उसके बाद बताता हूँ। 5 कर दीजिए, और 3,500 आप पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में डाल दीजिए, जो आपका चल रहा है अभी। तो आपका 4,500 पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में हो जाएगा, और आपका ये नया एक मेरे एसिड मिड कैप में भी आपका सिप शुरू हो जाएगा। अभी रही अब बात आपके 5 लाख रुपए की। 5 लाख रुपए आप लार्ज कैप, जो मैंने आपको बताया HDFC टॉप 100, उसमें आप 2 लाख डाल दीजिए। मेरे एसेट मिड कैप में आप 2 लाख डाल दीजिए, 1 लाख डाल दीजिए, और पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में आप 2 लाख डाल दीजिए। तो इससे आपका 5 लाख का मूल्य भी निवेश हो जाएगा, और आपका पोर्टफोलियो का एलोकेशन का संतुलन भी बना रहेगा। जी, ऑल द बेस्ट आपके पूरे पोर्टफोलियो के लिए। मेरे पास समय बिल्कुल भी ख़त्म हो चुका है, लेकिन फिर भी आप फ़ोन लाइन पर हैं, तो क्या झटपट कोई सवाल गौतम से पूछना चाहती हैं आप? नो मैम, थैंक यू। ऑल द बेस्ट मंजू जी, अपने सवाल हम तक पहुंचाते रहिएगा अगर भविष्य में भी कुछ पूछना हो तो। और शो को भी आगे बढ़ाते हैं, और चलिए रुक कर लेते हैं हमारे मेहमानों के निवेश के गुरु मंत्र की ओर। हेमंत सर, आपके पास आऊंगी। सबसे पहले बताइए, आपका आज का निवेश का गुरु मंत्र क्या है? देखिए कविता, मैं कहना चाहूंगा कि जब हम म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो बनाते हैं तो उसकी मॉनिटरिंग करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप शुरुआत करते हैं प्लान करके। अगर आप चाहते हैं कि जो आपका डिफाइंड टाइम होराइजन है उसमें आपका पोर्टफोलियो एकदम ट्रैक में रहे, तो आपको उसको मॉनिटर करना जरूरी है। लेकिन उसमें हमने काफी बार क्या देखा कि निवेशकों जो है वो डेली एनएवी देखते हैं कि एनएवी में किस तरह का मूवमेंट है। तो मुझे लगता है वो थोड़ा सा एक ऐसी चीज है जिससे आपको दूर रहना चाहिए। और उसके कारण मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि जब अगर मार्केट अच्छा कर रहा है और आप जब रोज एनएवी देखते हैं तो आपको लगता है कि
ये फंड सारे के सारे बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप अंदर से आपको लगता है कि थोड़ा और रिस्क ले सकते हैं, तो वो फिर वो ऑब्वियसली लॉन्ग टर्म में आपके पोर्टफोलियो के ठीक नहीं है। ऐसे ही गिरते बाजार में जब आप देखते हैं तो कहीं ना कहीं आपको मायूसी दिखती है, क्योंकि हर दिन आपको दिख रहा है कि आपकी एनएवी जो है वो नीचे जा रही है। फिर वो आपको एक कुछ एडॉक डिसीजन लेने के लिए कंपेल करता है। तो मुझे लगता है मॉनिटरिंग कीजिए, मे बी वंस इन ए क्वार्टर देखिए, लेकिन इस इंटेंशन से नहीं कि आपको पोर्टफोलियो में बदलाव करना है, बल्कि देखने के लिए कि वाकई में वो रास्ता उस ठीक ट्रैक पे है कि नहीं। बदलाव करने के लिए थोड़ा और लंबा समय देखना है। तो रोज एनएवी मत देखिए, मॉनिटरिंग करिए, लेकिन रोज एनएवी मत देखिए। आई थिंक वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी भी निवेश को। रोज एनएवी आपको देखने की जरूरत नहीं है। गौतम बताइए, आपका गुरु मंत्र क्या होगा निवेश का आज? जी, स्टॉक मार्केट में निवेश का जो जोखिम है, जब वो सबसे कम लगता है, जैसे भी मार्केट का उतार चढ़ाव चलता है। ऑलराइट, तो चलिए यहाँ पर सोच समझकर आपको जो है बाजार को टाइम नहीं करके अपने निवेश की रणनीति एक योजनात्मक तरीके से अपनानी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का ही शिरकत की, दर्शकों का मार्गदर्शन किया उनके फाइनेंशियल पोर्टफोलियो को लेकर। और इसी के साथ हम भी रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन वन अपना फाइनेंस मिनिस्टर में आगे बताएंगे कि किस तरह से आपको अपना डेट पोर्टफोलियो बनाना चाहिए और कैसे अपने लोन की रीप्लानिंग करने की ज़रूरत है। ब्रेक के बाद